चलो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या डिस्कस करने वाले हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस। इसका मतलब सर कोई रेसिडेंट माना जाएगा या रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। दो चीजें होती है, या तो रेसिडेंट होती है या फिर नॉन रेसिडेंट होता है। कोई इंसान या तो रेसिडेंट है या फिर नॉन नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है। तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे पता चलेगा कि किसको रेसिडेंट मानना और किसको नॉन रेसिडेंट मानना है? एक चीज समझो, मैंने क्या बोला जस्ट, या तो किसी को रेसिडेंट मान लेंगे या फिर किसी को क्या मान लेंगे। नॉन तो रेसिडेंट। अगर मैं तुम लोग को बोल दूं कि रेसिडेंट कैसे पता चलता है, तो अगर रेसिडेंट कैसे पता चलता है पता चल गया, तो जो इंसान रेसिडेंट नहीं है वो कौन है? नॉन तो रेसिडेंट। यही तो जाना ना कि सर कैसे पता चले कि रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, कैसे पता चलेगा कि रेसिडेंट कौन कैसे है। तो उसके लिए सर कुछ प्रोविजंस है। क्या है? कुछ प्रोविजंस है, और प्रोविजन सुन लो क्या है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में दो बातें लिखी हुई है। कितनी बातें? दो बातें। अगर ये दो बातों में जो प्रोविजन लिखा है, अगर कोई इंसान इन प्रोविजंस को सेटिस्फाई कर दे, वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में दो बातें लिखी हुई है। ये दो बातें अगर कोई इंसान साबित कर देता है, दोनों बातें, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट मान लिया जाएगा। प्रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट। रेसिडेंट मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? प्रेसिडेंट। अब तो फिर 130 करोड़ आदमी लोग बन जाएगा रे भाई। ठीक है सर, पहला कंडीशन क्या है सुन लो। पहला कंडीशन ये है कि वो प्रेजेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हुआ है। प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा ईयर हो गया? करेंट। करेंट ईयर। इनकम टैक्स में मैंने लास्ट डे बताया था, प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा ईयर? करेंट ईयर। यानी कोई इंसान अगर करेंट ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। साल में कितना दिन होता है? 365। जनरली 365 होता है। उसमें से अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है ना शुभम, वो क्या बन गया? रेसिडेंट। चलो एक एग्जांपल समझते हैं ध्यान से। मान लो अपना जो अपनी जो अंजलि है, वो 1 जुलाई 2023 से अभी तक तो 31 मार्च आया नहीं है, बट यही मान लेते हैं 31 मार्च 2024 तक इंडिया में ही थी। तो अगर ये डेटा है तुम्हारे पास जुलाई से लेके मार्च तक, क्या अंजलि रेसिडेंट है? क्यों भाई? जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, और फिर उसके बाद जनवरी में 31, फरवरी में 29 मान लेंगे, और मार्च में कितना मान लेंगे बेटा? 30। आराम से 182 डेज से ऊपर हो गया ना, 182 डेज से ऊपर, तो यस शी इज रेसिडेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत? मैं सवाल बदलता हूं। अपनी जो अंजलि है ना, वो इस साल 1 जुलाई से नहीं बेटा, 1 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक इंडिया में थी। नहीं होगा अब 31 बताओ क्या अंजलि रेसिडेंट है क्या? नहीं। डेज कैलकुलेट करो। 31 हो गया। दिसंबर का 31, हाँ। जनवरी का 31 कितना हो गया? 62। 62। फरवरी का 29 ले लो, हाँ 91। 91। और मार्च का कितना ले लो? 31। 122 हो रहा है। नहीं होगा। नहीं अंजलि, लेकिन सर इनकम टैक्स वाला एक और मौका देता है। क्या बोला मैंने? एक और। इनकम टैक्स वाला एक और मौका दे रहा है। क्या दे रहा है सुन लो। ए अंजलि, तू 182 डेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर पाई क्या? नहीं कर पाई ना, कोई बात नहीं, एक और मौका है तेरे पास। क्या मौका है सुन ले। तेरे को प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ऊपर रहना होगा। क्या बोला? 60 डेज। 182 डेज तो तेरा सेटिस्फाई नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं। तेरे को प्रीवियस ईयर मतलब करेंट ईयर में कितना दिन रहना पड़ेगा? 60 डेज। बट इसके साथ साथ लास्ट 4 ईयर में, इस साल को छोड़ के लास्ट 4 ईयर में तेरे को 365 डेज या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। रुक जाओ अभी अंजलि, या तो तुम इस साल 182 डेज रह लो, तब ये क्राइटेरिया तेरे को देखने का जरूरत। अंजलि अगर तू ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो फिर देख ले, क्या तू इस साल 60 डेज से ज्यादा रही है? अगर रही है तो साथ साथ 60 डेज तो रहना ही होगा। साथ साथ तेरे को इस साल को छोड़ के पिछला 4 साल में 365 दिन रहना पड़ेगा। मतलब ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होना पड़ेगा, तब जाके वो रेसिडेंट बनेगी। अभी कोई सवाल मत करो, मैं बता रहा हूँ सुनो। देखो, ईयर 23 24, 22 23, 21 22,
2021 1920 मैंने दिया, ये प्रीवियस ईयर है तो मेरा प्रीवियस ईयर में अंजलि 71 डेज है इंडिया में रही है। उसके बाद इसके पीछे का 4 साल का डेटा दे रहा हूँ। 90 डेज, 110 दिन, 200 दिन और 50 दिन। पहला सुनो, पहले हमेशा पहला वाला प्रोविजन चेक करोगे, क्या करेंट ईयर में उसका 182 डेज से ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं। कोई बात नहीं, उस सेक्शन के बेसिस पे तो नहीं है वो, बट एक मौका और है इसके पास। वो मौका क्या है? तेरे को प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ऊपर रहना पड़ेगा, है तो। और इसको इसके साथ साथ एक चीज और होना चाहिए, क्या? ये 4 साल, इस साल को छोड़ के लास्ट 4 साल में 365 डेज से ऊपर भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तब रेसिडेंट है वो। चेक करो हो रहा है क्या। 450 दिन, हाय रब्बा वो रेसिडेंट हो गई। अब समझा मेरा बात? तो या तो 182 डेज वाला क्राइटेरिया आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो एक चांस और है। क्या चांस है वो? करेंट ईयर में 60 डेज, और उस करेंट ईयर को छोड़ के तब वो रेसिडेंट बन जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब वो रेसिडेंट बन जाएगी। क्लियर? चलिए सर एक दो और पूछिए ना सर, आओ। 23 24, 22 23, 21 20, उसके बाद 20 21 और 19 20। डन। चलो 300, 50, 60, 150, 55। क्या नहीं? तुम लोग सोच के बोलो, सोच के बोला। देखो 182 तो ऐसे भी नहीं है, और दूसरा वाला में प्रीवियस में 60 तो होना चाहिए कम से कम। वो होगा तब ना, बाद का 4 साल देखेगा। तो नहीं है वो। ये सॉर्ट इससे अच्छा और क्या समझा? क्लियर हो गया मेरा बात? चलो एक और मौका देता है तुम लोग को। इसको काट दिया मैंने, इसको 190 डेज कर दिया। अब बोलो सर, मेहनत नहीं करना है। 182 वाला हो गया तो हम लोग को सेकंड वाला देखने का जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गया रेसिडेंसी का क्राइटेरिया? तो रेसिडेंसी का क्राइटेरिया क्या हो गया सर? अ पर्सन हु स्टेज इन प्रीवियस ईयर फॉर मोर देन 182 डेज और मोर is a resident. If is not able to satisfy this criteria, then 60 days or more during the previous year, previous मतलब current, 60 days or more during the previous year, and 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year। प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पीछे का 4 साल में 365 दिन रहने का है, तब जाके वो रेसिडेंट बन जाएगी, वरना रेसिडेंट नहीं बनेगी। एक बार लॉ का लैंग्वेज पढ़ लेते हैं सर। ये देखो, ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। और लिखा है ना यहाँ पे, और वर्ड है, समझ लो मेरा बात क्या? क्योंकि या तो ये सेटिस्फाई कर दो या ये। बट अब इसमें अगर तुम और वाला नहीं कर पाया, फर्स्ट वाला, ही मस्ट बी और शी मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर, ये 182 टेबल छोड़ दो, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये क्या लिखा हुआ है? एंड दोनों साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। 365 डेज और मोर फॉर 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो लिखा है समझ में आया? वही चीज लिखा हुआ है। अगर ये सब पढ़ाएं तो समझ में नहीं आएगा ना, जब तक एग्जाम्पल ले अपने। एग्जाम्पल जब तक नहीं लेंगे तब तक टैक्स भी क्लियर नहीं। जैसे लॉ क्लियर नहीं होता ना, टैक्स भी क्लियर नहीं होता बिना एग्जाम्पल्स के। समझा मेरा बात? ये हो गया मेरा रेसिडेंट का क्राइटेरिया। किसका क्राइटेरिया? चलो कॉपी निकालो तो फटाफट, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ तो मेरे को। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, कुछ और पढ़ा दूं मैं, सुनो। उसके बाद तुम लोग को क्वेश्चन दूंगा मैं। सुनो सुनो सुनो। अब मैंने तुम लोग को बोला था सर, या तो कोई आदमी रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट। अंजलि रेसिडेंट हो गई थी ना, तो इसका मतलब शी इज नॉट अ नॉन रेसिडेंट। अंजलि क्या है? अब अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट होता है, क्या बोला मैंने? तो फिर दो बातें निकल के आती है। कितनी बातें? सर अगर कोई रेसिडेंट है, अच्छा स्लाइड में लीजिए ना सर। अगर कोई आदमी रेसिडेंट है तो फिर वो या तो ROR होगा या RNOR होगा। क्या बोला मैंने? ये सब वर्ड्स तुम्हारी जिंदगी में पहली बार आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें पहली बार आती है, तो ये भी पहली बार आ रहा है। रेसिडेंट में क्या हो गया? ROR और RNOR। सर ROR का मतलब बताइए, RNOR का मतलब बताइए, और फिर इनको समझाइए क्या होता है। सुनो, ROR का मतलब होता है रेसिडेंट एंड या बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्या बोला? रेसिडेंट बट या एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और इसका क्या मतलब होगा? रेसिडेंट बट या एंड
नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब एक बात समझ जाओ ध्यान से, सर इनका मतलब समझाइए तब ना समझ में आएगा। सुनो ध्यान से, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोला मैंने? आर ओ आर। क्या बोला? और आर एन ओ आर का फुल फॉर्म मैंने क्या बोला? रेसिडेंट बट और या फिर और एक तो एन आर ई होता है, नॉन रेसिडेंट, ये तो अलग ही है। रेसिडेंट का ही दो पार्ट होता है, आर ओ आर एन ओ आर। सर ये क्या होता है समझाइए ना सर, प्लीज सुनो ध्यान से। आर ओ आर क्या होता है और आर एन ओ आर क्या होता है? तुम रेसिडेंट तो है, क्या बोला? ये साबित तो हो गया कि तुम रेसिडेंट तो है। और इसके अलावा अगर तुम अपना ज्यादातर समय रेसिडेंट होने के साथ साथ इंडिया में बिताता है तो तुम आर ओ आर है। क्या है? यू आर रेसिडेंट और तुमको अपनी धरती से इतना प्यार है कि तुम ज्यादातर समय अपने भारतवर्ष में गुजारता है, तो तुम क्या है? आर ओ आर। लेकिन आर एन ओ आर क्या? तुम रेसिडेंट तो है, साबित हो गया कि तुम रेसिडेंट तो है, मगर तुम भारत में कम समय बिताता है। इसका मतलब तुम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहां रहता है? यूएसए, चाइना, जापान, रसिया, तो इस सब कंट्रीज में ज्यादातर घूमने का पसंद करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, कनाडा वनाडा रहते हैं वो लोग, यस और नो? तो सर आर ओ आर मतलब क्या हो गया? तुम रेसिडेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया में रहता है। और आर एन ओ आर क्या हो गया? तुम रेसिडेंट है मगर तुम मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया के बाहर रहता है। और एनआर तो तुम नॉन रेसिडेंट है, तुम इंडिया का वासी ही नहीं है, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट सर एक चीज समझाइए, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी आर ओ आर है या आर एन ओ आर है? वापस बोल रहा हूं, सुनो, कोई आदमी आर ओ आर है या आर एन ओ आर है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने के लिए पहले तो भगवान को ये तो बताना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तब तो ये वो दोनों ही नहीं हो पाएगा ना। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तब तो ये दोनों ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट तो आर ओ आर और आर एन ओ आर नहीं होता है। कोई आदमी अगर रेसिडेंट है तभी तो आर ओ आर या फिर आर एन ओ आर हो पाएगा। तो जब भी क्वेश्चन तुमको बोले बेटा कि आर ओ आर बताओ या आर एन ओ आर बताओ, तो पहले चेक करो वो रेसिडेंट है कि नहीं। उसके बाद अब मैं समझाऊंगा ये दिखाने के लिए कि कैसे पता चलेगा वो आर ओ आर है या फिर आर एन ओ आर है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? अपन चेक करेंगे वो रेसिडेंट है कि नहीं। पहला स्टेप क्या चेक करेंगे? वो रेसिडेंट है कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके बाद मैं तुम लोग को समझाने वाला हूँ कैसे पता चलेगा वो आर ओ आर है या फिर आर एन ओ आर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर सुन लो ध्यान से, कंडीशंस पता करने के लिए कि वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। नेहा, अगर मैं ये बता दूं कि आर ओ आर कैसे पता चलेगा, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है, यस और नो? मैंने तो रेसिडेंट का कंडीशन बताया था, तुम लोग अपना समझ गया कि रेसिडेंट नहीं है तो फिर वो कौन है? नॉन रेसिडेंट। अगर मैं समझा दूं आर ओ आर कैसे पता चलेगा, तो अगर कोई आदमी आर ओ आर नहीं है तो वो कौन है? आर एन ओ आर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ 15 मिनट मेरा बात सुनना, उसके समझ दूंगा तुम लोग आराम से, कोई टेंशन नहीं। सुनो, मैं तुम लोग को ये समझा देता हूँ आर ओ आर कैसे पता चलेगा। क्या बोला मैंने? आर ओ आर कैसे पता चलेगा, सुन लो ध्यान से। आर ओ आर की दो कंडीशन है और वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। क्या बोला मैंने? दो कंडीशन से अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया वो आर ओ आर बन जाएगा। सर कंडीशन तो बताइए, सुन लो। इस साल को छोड़कर पिछला 10 साल में वो कोई भी 2 साल रेसिडेंट रहा हो। क्या बोला? वापस बोलो। इस साल को छोड़ के पिछला 10 साल में उसको कोई भी 2 साल रेसिडेंट रहना पड़ेगा, ये तो करना ही करना है। एंड इस साल को छोड़ के पिछले 7 साल में उसको 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा। सर एक बार वापस, अगर वो रेसिडेंट है और वो आर ओ आर बनना चाहता है तो उसको इस साल को छोड़ के पिछले लास्ट 10 साल में कितना बार रेसिडेंट होना होगा? 2 बार। प्रोविजंस रखो, भी एग्जांपल दूंगा, पूरा क्लियर कट हो जाएगा, पूरा मक्खन हो जाएगा। दूसरा चीज क्या बोला? इस साल को छोड़ के पिछले 7 साल में कितना दिन रहना पड़ेगा? 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। प्रोविजंस क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे भी देखो पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनो ध्यान से, इस साल को छोड़ के पिछला 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट हो जाए बच्चा, तू आर ओ आर है। और उसके साथ साथ इस साल को छोड़ के पिछले 7 साल में तेरे को भारत में 730 दिन रहने का है। ये देखो 2023-24, इधर देखो ठीक से, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, उसके बाद 2018-19 और 2017-18। एक बार इतना देता हूं, ठीक है? चलो देखो डेटा पहले समझो ध्यान से। अंजलि का डेटा है आज, किसका डेटा है? अंजलि का
अंजलि सर इधर 112 दिन रही है, कितना दिन? 112। उसके बाद इधर 80 दिन रही है, कितना दिन? इधर 70 दिन रही है, अरे भाई इधर 100 दिन, इधर 100 दिन, इधर 250 दिन, कितना दिन? इधर 300 दिन, और इधर केवल 40 दिन। सुनो, जो जो लेट से आया सुन लो। पहले स्टेप में हम लोग चेक करेंगे अंजलि रेसिडेंट है कि नहीं। अगर अंजलि रेसिडेंट अंजलि बनना चाहती है तो उसको उसको या तो करेंट ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा। चेक करो 182 डेज से ज्यादा है क्या? नहीं है ना? तो इसका मतलब अंजलि के पास एक चांस चला गया, वो रेसिडेंट नहीं है अभी तक के लिए। करेंट ईयर में 182 से ज्यादा। बट अंजलि के पास एक ऑप्शन और है। क्या ऑप्शन है? करेंट ईयर में, कोई बोलो मत, जो लेट है लोग को समझा दे रहा हूं। करेंट ईयर में या तो अंजलि 60 डेज से ऊपर रह ले, या 60 डेज या उससे, और करेंट ईयर को छोड़ के पिछला 4 साल में 365 दिन रह ले, तब वो रेसिडेंट बन जाएगी। वो दोनों साथ साथ होना है तब। 182 डेज तो खाली इसी में देखना है, अगर है तो फिर आगे कुछ देखने का जरूरत। लेकिन अगर 182 डेज वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो फिर इस साल करेंट ईयर में 60 डेज, और इसके साथ साथ अगर वो इधर 4 साल में 365 दिन का आंकड़ा छू पा रही है तो रेसिडेंट है। क्या 365 का आंकड़ा छू रही है? नहीं, 350 हो रहा है ना बेटा। सर अंजलि इज नॉट ए रेसिडेंट इन दिस केस। इसका मतलब अगर अंजलि रेसिडेंट नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है, तो सर आगे का मेहनत खत्म हो गया हम लोग का। आगे का मेहनत खत्म हो गया। क्यों मेहनत खत्म हो गया? क्योंकि कोई रेसिडेंट होता है तभी तो वो ROR बनता है या RN। तो इन दिस केस अंजलि इज अ नॉन रेसिडेंट। बट अब देखो, सुनो ध्यान से, लो मैं डेटा चेंज कर दिया। तो कितना जल्दी उसको रेसिडेंट बना दिया एक पेन के जादू से। अंजलि इज अ रेसिडेंट क्यों पता चला? देखो 182 वाला तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं की वो, बट इधर 60 डेज है, और इधर आराम से 365 दिन उसका गुजारा निकल गया भारत में। तो पहले तो मैं लिख दे रहा हूं, हाँ यस अंजलि इज अ। बट अब मेरा बात ध्यान से सुनो प्लीज, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है ये दोनों। ये दिख रहा है बोर्ड तुम लोग को, ROR या फिर RNOR। सुनो प्लीज, समझो ध्यान से, प्लीज प्लीज। मेरे को दो कंडीशन है, और दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। दो कंडीशन मैं वापस बता रहा हूं। पहला कंडीशन, अंजलि इस साल छोड़ के पिछला 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट रही है, और लास्ट इस साल को छोड़ के पिछला 7 साल में उसको 730 दिन से ज्यादा इंडिया में रहने का। पिछला 7 साल में 730 दिन। बेटा 10 साल में, पिछला 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट रहना होगा, और पिछला 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा। अब आ जाओ, अब आ जाओ, सुनो। अब एक एक करके चेक करना होगा। सुनो प्लीज, देखो इधर देखो प्लीज। तुम लोग नहीं कर पाएगा आकाश, एकदम नया चीज है यार, पहले समझो, पहला समझो तुम क्यों कर रहे हो। इधर देखो, अभी तो तुम लोग आता ही नहीं, इधर देखो, देखो सुनो। सबसे पहले चेक करते हैं अंजलि इस साल रेसिडेंट है कि नहीं, ओके। अलग अलग, अब इस साल को तुम प्रीवियस ईयर मानो अपना, इधर कितना दिन रही है वो, तो एक चांस हो सकता है ना। इस साल को छोड़ के इधर का 4 साल ले लो, कितना हो रहा है? इस साल को छोड़ दो, 80 को छोड़ दो, 170, 100 और 250। जब आप 2022-23 का स्टेटस चेक कर रहे हो, प्राची अभी 23-24 छोड़ दो, अब मेरे को ये देखना है कि पिछला 10 साल में वो 2 साल रेसिडेंट है कि नहीं। तो ये अज्यूम करो अब इस साल का आप चेक कर रहे हो ना, तो आपका ये तो करेंट ईयर हो गया। अब 22-23 का चेक कर रहे हो, तो 22-23 आपका करेंट ईयर हो गया। कौन सा ईयर? आपको अलग अलग साल का देखना होगा कि क्या 22-23 में वो रेसिडेंट थी। आपको तो ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि लास्ट 10 साल में कोई भी 2 साल क्या है। तो अब एक बार 22-23 का समझो कि 22-23 तुम्हारा करेंट ईयर है, तो 22-23 में 60 हो गया, और 22-23 को छोड़ के तो 4 साल चेक करना पड़ेगा ना। अरे यार, मुझे लगा 182 डेज देखना है एक्चुअली। 182 तो नहीं हो पा रहा। वन वन अभी वापस रेसिडेंट चेक कर रहे हैं। तो 22-23 में कितना दिन, 80, तो 60 से ऊपर हो गया। और क्या इधर 4 साल में 360 हो पा रहा है? तो यस, वो 22-23 में रेसिडेंट बन गई। अब एक बार 21-22 में चेक करो, 21-22 करेंट ईयर हो गया, ये मान लो 60 से ऊपर है, तो 21-22 में 60 से ऊपर है, मैंने 170 डेज दिया ना। 21-22 में 60 से ऊपर हो गया, और इसको छोड़ के यहां से यहां तक
आराम से 365 हो रहा है, तो मतलब इस साल वो रेसिडेंट बन गई, हो गया। आगे का चेक करके फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट प्रूफ करना था उसको, मैंने 2 साल प्रूफ कर लिया। जब 2 बार तुमको रेसिडेंट मिल गया हो तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। वापस समझो क्या हुआ, जब मैं खाली रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करा था कि वो रेसिडेंट है या, तो खाली मैंने 2023-24 पे पूरा फोकस रखा मैंने। अब उसके बाद मेरे को चेक करना है कि पिछले 10 साल में वो 2 साल रेसिडेंट है कि नहीं। तो मैं 23-24 को भूल गया, मैं 22-23 को पहले प्रीवियस ईयर माना, उसको चेक करके चेक किया कि वो उस साल रेसिडेंट है कि नहीं। फिर इधर इसको चेक किया मैंने कि वो इस साल रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर मेरे को अभी भी नहीं मिलता मान लो रेसिडेंट, मैं 1 साल और चेक कर लेता। किसका चेक कर लेता? 20-21 का। मेरे को कभी भी 2 साल चाहिए बस। तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट मेरे को मिल चुकी है, वो मिल गई। बट इसके साथ एक कंडीशन और भी तो है, क्या? कि वो इस साल को छोड़ के पिछला 7 साल में, यहां से यहां तक 7 साल चेक करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 730 दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? 1040 बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर दी वो। तो इसका मतलब वो कौन है बेटा? ROR है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो आदित्य। ROR के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई दोनों होना चाहिए, 10 में 2 रेसिडेंट और पिछला 7 साल में 730 दिन से ज्यादा। और आपको मिनिमम 60 क्यों बोल रहे थे? लाइक अगर रेसिडेंट होना है आपको तो आपके पास 2 चांस है, या तो आप इस साल 182 रह लो। हाँ। अगर कोई कारणवश आप 182 नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं, इस साल अगर आपका 60 दिन भी है अच्छा। और इसको छोड़ के पिछला 4 साल में 365 है तो भी आप रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन फिर वो दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है? अब देखो ध्यान से, मैं भी एक एग्जांपल और दे रहा हूं, उसके बाद तुम लोग को दूंगा, ठीक है? सुनो ध्यान से, मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ, ईयर 1 2, ओके? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके? ईयर 1 मेरा कौन सा ईयर हो गया, समझ पा रहे एक बार? करंट ईयर। सुनो ध्यान से, यहाँ पे डेटा 80 डेज, 42 डेज, 90 डेज, 200 डेज, 100 डेज, 64 डेज, 300 डेज, 150 डेज। पहले स्टेप 1 क्या चेक करोगे? आंसर आ जाना चाहिए, अब तक तो आ जाना चाहिए, रेसिडेंट है कि नहीं है? शुभम किस क्राइटेरिया पे रेसिडेंट है, जिससे पूछूंगा भाई? 60 डेज है और लास्ट 4 ईयर में 365 डेज है। तो उससे ऊपर हो गया, 360 से ऊपर है कि नहीं है? 365 भी चल जाएगा, उससे ऊपर भी चल जाएगा। तो सर यहाँ पे यस रेसिडेंट तो है वो, क्यों? क्योंकि सर इस साल उसका 60 से ऊपर है और इस 4 साल में उसका आराम से 365 पार हो गया। अब मेरे को बताना है तुम लोग को, ROR है या RNOR? श्योर? चेक किया? लास्ट 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा और इस साल को छोड़ के 7 साल में 730 होना होगा। लास्ट 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट, अच्छा, कोई भी 2 साल। तभी तो लास्ट 10 साल में। ईयर सेकंड। हाँ तो है, ROR है। आराम से चेक करो, ROR है। हाँ। देखो मैं अगर एज स्टूडेंट होता ना, मैं अगर एज स्टूडेंट होता, मैं आराम से क्वेश्चन देख के, देखो ईयर 4 में कितना दिन है उसका, और डायरेक्ट रेसिडेंट ही हो गई। तुमको तो 60 वाला अप्लाई नहीं करना है, 182 से ऊपर है, और इधर भी तो, समझ रहा है? 10 में 2 रेसिडेंट दिख गया मेरे को, क्योंकि बार बार चेक नहीं करना ना, आराम से 182 से ऊपर है। इस साल तो प्रॉपर रेसिडेंट थी और इस साल भी प्रॉपर रेसिडेंट है। बट 7 साल वाला चेक कर लो 730 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ इसको छोड़ देना, 80 को मत लेना। 42 प्लस 90 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 300 प्लस 150 कितना हो रहा है, चेक कर लो। लास्ट 2 ईयर बोला ना, तो आप बीच में ऐसे ले लिए 200 और 300 रेसिडेंट के 180। लास्ट 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट, कोई इस भी साल दो को साल। छोड़ दो, यहां से यहां तक लास्ट 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट है, चल जाएगा। हाँ, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना, ROR। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैं लॉ का लैंग्वेज फिर पढ़ाता हूँ तुम लोग को, देखो क्या लिखा है, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो क्या लिखा है, इट हैज बीन, इफ ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 years। क्या लिखा है? कंजिक्यूटिव 2 years, एनी 2 years। 10 साल में कोई भी 2 साल तुम रेसिडेंट है तो ROR। बट साथ साथ 7 साल में कितना दिन, ये देखो जो 10 साल पर, ये कितना साल लिखा हुआ है, 7 साल में 730 दिन। यस और नो? लास्ट 7 साल में कितना दिन? 730 दिन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखो, मिस्टर क्रिस गेल, क्रिस गेल को जानता है क्या तुम लोग? मिस्टर क्रिस गेल visits
इंडिया एवरी ईयर, एक क्वेश्चन, बोलो। अभी तो कुछ लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं ना? मिस्टर क्रिस गेल विजिट्स इंडिया एवरी ईयर for 100 days since last 10 years. Determine his residential status. क्वेश्चन समझा? मिस्टर क्रिस गेल हर दिन आता है, 100 दिन, हर साल आता है, 100 दिन रुकता है, इंडिया में चला जाता है। बोल रहा है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। समझा? इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। रेसिडेंट तो है, लास्ट टाइम में हर हर साल में 100 दिन। पिछला 10 साल से आ रहा है, हर साल 100 दिन रहता है, चला जाता है। नहीं आरवार नहीं है, रेसिडेंट है लेकिन आरवार नहीं है, आरवार है। आंसर सोच लो, गलत होगा, स्केल आज पड़ेगा, बोल दे रहा हूं मैं। आरवार है। कौन कौन बोल रहा है नहीं है? नहीं हो सकता, काल भी सही हो सकता है। नहीं है नेहा, अभी भी वर्ड नहीं कर पा रहे हो क्यों? क्रिस गिल को देख के नर्वस आ गए हो का? नहीं क्या होता है? है, प्राची को है, मैंने प्राची का आंसर है। खुशी 2 मिनट, दमयंती 3 मिनट। रेसिडेंट है, और आर ओ आर या आर एन ओ आर? आर एन ओ आर। अंजलि, शुभम, हर्षवर्धन, जो आर ओ आर नहीं है वो आर एन ओ आर हो जाएगा बस। अगर आर ओ आर का कैटेगरी सेटिस्फाई कर दिया तो आर ओ आर, नहीं तो आर एन ओ आर। रेसिडेंट आरवार ही पकड़ेंगे, हमको नहीं पता। आओ, आर ओ आर, आर एन ओ आर, अलग अलग आंसर मिल रहे, सुन लो। पता है मेरे को, पता है। देखो, ये देखो, डेटा समझो, डेटा थोड़ा यहाँ पे समझो। चलो ये देखो, क्रिस गेल कुछ ऐसा करता है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही तो करता है, ईयर 1 2 3। हर दिन कितना कि दिन, हर साल कितना कितना दिन रुकता है, ऐसा लास्ट कितना साल से कर रहा है? लगभग वो 10 साल से कर रहा है। 100 डेज आता है, घूम के चला जाता है। यस और नो? अब सुनो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो सर, पहला साल ईयर 1 जो करेंट ईयर अपना, ठीक है, वो रेसिडेंट है क्या? पहले रेसिडेंट तो चेक करेगा ना। 182 वाला तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है वो, 182 वाला तो फुलफिल नहीं कर रहा है, बट 60 डेज तो रहा है ना? यस और नो? और पिछला 4 साल में 365 से ऊपर हो गया, 400 हो गया, तो हाँ सर, क्रिस गेल रेसिडेंट तो बन गया, क्रिस गेल रेसिडेंट तो बन गया। लेकिन अब वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है, इसको समझने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि पहले वो लास्ट 10 साल में 2 साल रेसिडेंट है क्या। तो पहले वो चेक करो, क्या वो इस साल रेसिडेंट है? हाँ, क्योंकि इस साल को करेंट ईयर मानो, 60 डेज से ऊपर रहा, और इस साल को छोड़ के पिछला 4 साल में फिर 400 हो गया, तो इस साल रेसिडेंट बन गया। फिर इसके बाद इस साल भी रेसिडेंट बन गया वो, क्योंकि वापस से 100 दिन रहा, और फिर इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ 4 साल 400 हो गया। सर वो इस साल भी रेसिडेंट हो गया। रेसिडेंट तो वो हर साल ही बनता चला जा रहा है, रेसिडेंट तो वो हर साल ही बनता चला जा रहा है। 10 साल में क्या वो 10 का 10 साल रेसिडेंट हो जाएगा। बट एक कंडीशन और है, इस साल को छोड़ के पिछला 7 साल में 730 दिन होना चाहिए। बट बेटा वो 700 दिन हो रहा है, 100 इंटू 7 ही ना हो रहा है, 700 दिन हो रहा है। 730 डेज वाला वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब सर वो रेसिडेंट तो है मगर आर एन ओ आर है। यस और नो? तो सर रेसिडेंट तो जरूर है मगर आर एन ओ आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आरएनआर बन जाएगा। हाँ, और कर दिया तो आर ओ आर हो जाएगा। बट अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो रेसिडेंट है। रेसिडेंट है और आर एन ओ आर है। लाइक कोई भी एक क्राइटेरिया उसको फिल करना है वो रेसिडेंट बन जाएगा।
बट उसके बाद फिर एक रेसिडेंट जो है वो तो ROR होता है, RNOR होता है, ठीक है ना। रेसिडेंट या तो ROR होता है, RNOR होता है, बस। तो अगर वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, ROR हो जाएगा, नहीं किया तो वो RNOR हो जाएगा। समझा मेरा बात? फुलफिल कर दिया तो ROR, नहीं किया तो RNOR। क्लियर? सर इसको लिखेंगे कैसे? एक तो लिखने का तरीका देख लो, लिख लो एज पर सेक्शन, इसको लिखा दे रहा हूँ, सुन लो, ताकि आंसर कैसे लिखना है पता चल जाए। लिखो एज पर सेक्शन 6(1), इसको लिखने का एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना इसको, तो लिखना सीखो कैसे लिखते हैं। एज पर सेक्शन 6(1), अ पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, अ पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, अ पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया if he satisfies if he satisfies if he satisfies a person is said to be resident in India if he satisfies any of the two conditions, any of the two conditions। लिखा? अब ये दोनों कंडीशन कॉपी करो, ये दोनों कंडीशन कॉपी करो, ये दोनों कंडीशन कॉपी करो। एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या था? रेसिडेंशियल स्टेटस, वो चैप्टर 1 था, वो खत्म भी हो गया पहला क्लास बेसिक वाला। कंसेप्ट था, बेसिक चैप्टर कंसेप्ट 1 था था। चैप्टर में, बेसिक कंसेप्ट। अच्छा हाँ बोलो। ये टैक्स की क्लास है ना ना ना, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं। टैक्स तो लॉज है ना, टैक्स लॉज है, हमारा बुक का नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स लॉज है ना। टैक्स तो लॉ ही होता है, सब में प्रोविजन है, हर जिंदगी में प्रोविजन है। छोटा लैंग्वेज बड़ा हो जा रहा। वही तो। खत्म का ही नहीं प्रोविजन का तो बहुत सारा डाउन भी है। बोले ना सुबह में हाथ से निकल गया है। समझ गए? तूने देख लिया को ठीक है कुछ ना अरे अरे बेचारा हाइपर हो जा रहा है। ग्रुप में बाइक चला गया। अब इसलिए हमारे तोड़ तोड़ हमारे तो बहुत कुछ हो गया था। 10 मिनट हुआ रेसिडेंट का दोनों कंडीशन। नहीं तो लिखते जा रहे खत्म तो नहीं रही। वे मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब वही ना 365 लास्ट 4 इयर्स में 360 उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। 60 दिन, 60 दिन इस साल में, और इस साल को छोड़ के पिछला 4 साल में 365 दिन, तब वो रेसिडेंट बन जाएगा। और इसका भी मतलब ईयर हम लोग ये अकाउंटिंग ईयर ही पकड़ते हैं हमेशा। अब नॉर्मल जनवरी दिसंबर कहीं नहीं पकड़ते, सब अकाउंटिंग। हाँ हो गया डन। इतना टाइम क्यों लग रहा है? आज का टाइम लगता है। क्लास का हो गया भाई। लिख लो इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, अभी आंसर थोड़ी हुआ है, अभी तो प्रोविजन लिखा है। इन द गिवन केस मिस्टर क्रिस गेल satisfies the मिस्टर क्रिस गेल सेटिस्फाई कर रहा है क्या चीज? क्रिस गेल सेटिस्फाइज द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन of staying. Mr. Chris Gale satisfies the second order condition of staying more than 60 days because his stay was because his stay was 100 days during the previous year 100 days. during the previous year and 400 days
and 400 days during the 4 years immediately preceding the previous year during the 4 years immediately preceding the previous year immediately preceding the previous year immediately preceding the previous year फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज ये हो गया रेसिडेंट है क्या है रेसिडेंट है लिखो in order to be in order to be in order to be ROR comma the following two conditions must be satisfied मैं सिर्फ एक ही बार लिखाऊंगा बार बार नहीं लिखाऊंगा तो एक आंसर में समझा दिया कैसे लिखना है समझा ना इन ऑर्डर टू बी ROR the following two conditions must be satisfied in order to be ROR the following two conditions must be satisfied और ये जो दोनों कंडीशन है वो लिख लो ताकि तुम्हारे पास रहे नहीं ये दोनों नहीं लिखा वो रेसिडेंट का था सेक्शन भी लिख लो वेरी गुड प्राची हर्ष तुम खाली तस्वीर ले रहा है किसी को गुस्सा आ रहा है if he has been resident in India for at least 2 years out of 10 years preceding the previous year and वर्ड इंपॉर्टेंट है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए एंड नंबर बी he has been in India for a period of 730 days or more he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year ये हो गया मेरा ROR का कंडीशन किसका कंडीशन ROR का कंडीशन लिख लिया अब लिखो पैराग्राफ चेंज हाँ क्रिस गिल को तो बताना पड़ेगा ना वो क्या किया था लिखो अच्छा जो हम लोग ऐसे रफ किए वो पूरा अच्छे से हाँ कितना मार्क्स का आएगा 5 मार्क्स लिखो इन द गिवन केस एक हमको एक बात क्वेश्चन छोड़ के जितना कितना भी मतलब बहुत लंबा लिखना पड़ेगा नहीं जितना लिखा रहा उतना तो लिखना ही पड़ेगा इन द गिवन केस लिखा क्या although Chris Gale is resident in every year हम इसको इजी में लिखा देते he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year चलो हाँ क्या बोला था मैं is resident in every year although Mr. Chris Gale is resident in every year ठीक है in the given case although Mr. Chris Gale is resident in every year but he does not fulfill the second condition of staying 730 days or more since his stay in India पूरा कॉपी चेक करूंगा आकाश बोल दे रहा हूं मैं since his stay in India
his stay in India during the last 7 years. During the last 7 years, immediately preceding the previous year was. Immediately preceding the previous year was. Immediately preceding the previous year was. लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे? Immediately preceding was कितना days? 700. बस was 700 days. Thus he is a NOR. Thus he is a RNOR But एक बीच में मान गया but he does not fulfill the second condition. of staying 730 days or more. Done. Resident but non-ordinary resident. ROR को बोले सर रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कास्ट कैंडिडेट से समझ लेगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करके बताओ। अब इतना लिखने का जरूरत नहीं, लिखने का तरीका समझ गया। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को चाहिए मतलब चाहिए। क्वेश्चन उतारेगा? नहीं उतारेगा? या फोटो ले ले। फोटो लो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 का 2 का जल्दी से लो। फर्स्ट क्लास कर दी। 1 नंबर लिया? हां भैया स्माइल। ये 2 हुआ? 1 दिखा दूं? 1 समझ 1 दिखाऊं? लो 1 देखो। सब पे भैया फोटो निकाला, हमको लगता नहीं है कि क्वेश्चन लिखेगा। 1 हुआ? अंजलि 2 हुआ? 2 लो। अरे तो ग्रुप में तो एक जन में भेज दो यार। डन। ग्रुप में भेजो। इतना लोग नहीं मत है। भेजना, एक नहीं भेजो। एक और ये भी लेके दिखाओ 3। चलो 5 मिनट का टाइम दिया, हम 5 मिनट का टाइम दिए। अरे मन तो दिखाओ, अपन पे स्क्रीन छोड़ो ना, हम थोड़ी फोटो कर ले हम। चलो तीनों फोटो ग्रुप में चला जाना चाहिए। नहीं अपन पे स्क्रीन भेज छोड़ दो। इलस्ट्रेशन 1 2 और 1 छोड़ दूं? हां वन पे छोड़ दो। हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा। 25 से रहा है। भैया क्या कर लिया भैया सब? भैया कब कर रहे हो? अभी मैं 2 मिनट बाद मेरा पावर बैंक ये हमको पार्सल करके ले जा रहा है। अरे ये बोल रहा है। भाई तो क्लास कर। अरे तुम आराम से जाना ना, उसकी जाने दो। समझ नहीं आ रहा है। कैसे पहला सम सो रहा है। अभी पहले ही वो भी है मतलब इसका पहले भी तो प्रैक्टिस क्लास कर रहा था। अरे लिंक भेजिए, 1 घंटा का वीडियो क्या सब देखते हैं? लिंक क्यों खोल? सुबह बोला था कि जस्ट अभी जाके ना बोला तो चार्ज क्या जुलाई पकड़ेगी छोड़ेगी। जुलाई पकड़ेगी छोड़ेगी। 16 जुलाई से तो वो लेने के बीच में डेट देंगे तो 17 से 17 18 19 20 21 7 महीना। हां आर तो इसमें सिर्फ आप बताने के रेसिडेंट है कि नहीं। देखो तो भाई 365 का 365 है उसमें। भाई कितना सॉल्व से भी कुछ नहीं है मेरा है नोट्स हम मंगा के रखा है पहले। ये 22 और उनकी कॉपी नहीं ली? जनवरी। अरे कैलेंडर है कैलेंडर इसमें क्या हो रहा है? आरओ तो ऐसे ही हो गया है। कितना नंबर का लिखे थे? ये लिखने में 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। आज भर छोड़ दो। अरे तो रेसिडेंट ही कौन? हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई नहीं है। फर्स्ट टाइम। अबे 214। अरे एक साल में खाली 7 7 साल महीना में का हो गया। 7 महीना का होगा ना। अरे क्वेश्चन नंबर 3 का किसके पास फोटो है? है तो एक रेसिडेंट साल भी नहीं रहा। अरे क्वेश्चन नंबर 3 का फोटो किसके पास है? ग्रुप में है। ग्रुप में नहीं है।
पे मैं है भेज दिया है। रेसिडेंट भी है और आरोहा रिलैक्स बॉयज पता तो आता है आंसर मालूम है, बोल हमारे दो। कब बोल अरे आरोहा पहला का आरोहा दूसरा का रेसिडेंट ही नहीं है, तीसरा का पता है। हमको दो का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तीसरा का हमको नहीं पता। गर्ल्स में भी नहीं क्या कर दिला मुझे थर्ड का फोटो क्या लिखी। दिला नहीं वो है ना आकाश क्या लिखी है तुम? हाँ बोल ना थर्ड का फोटो लिया ना, ये पढ़ाई हाँ, की। तो भेजना रख के क्या रखा है? इसको ये वाला अभी ट्यूशन में इसके था तहजीब से बोला कौन? और आकाश क्या नाम है तेरा वोकल ग्रुप में हमारे ये कौन होता है संदीप देव सबको शुरू करा ये भी आरोहा नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं रेसिडेंट है। अभी लिखा हुआ है पर पीरियड है उसका फीस का बेटा अब ये मत डरा समझ नहीं आ पहला वाले समझ नहीं आया कोई वैसे ही कोई एडजस्ट करते हैं सिंपल एक महीना उसका था। जुलाई से पहला का आरोहा, दूसरा तीसरा का रेसिडेंट ही नहीं है। ये तुम्हारे भैया मुंह से सॉल्व ये वाला लेना है बस नहीं जोश अभी बोलने में बोल सेकंड वाला आ गया पीछे से आके को वोट कर लिए क्या कर रहे अरे बोलेंगे बोल नहीं रहे सब हो गया स्पेन से हो गया नहीं लीव इन इंडिया 16/7/2022 भेज देना कब से 16/7 जनवरी से जो जोड़ रही है उसका बात कर एंड रिटर्न कौन सा कैलेंडर ईयर कौन सा ईयरली हो तुम कैलेंडर है क्या अकाउंटिंग ईयरली हो सर्टिफिकेट है बंद रहे बता एक मिनट हाँ हाँ कैलेंडर आया कि नहीं कैलेंडर ईयर ले रही है अकाउंटिंग ईयर कैमरा अबे गधा अकाउंटिंग लगा अकाउंटिंग वो जब वो पूछा हंस रहा था बात करना था भाई तू टीचर बना टीचर है यही मार स्किल कौन दलाएगा ओए बच्चा लोग भी इसी पूछ दिया ये बच्चा लोग प्यारा हो रहा है वो उसके लायक है क्या अरे तुम बताओ भाई इधर है क्या एलिफेंट कौन से अकाउंटिंग होगा इधर देखो भाई मार्च अप्रैल अंदर भाई तकलीफ समझ रहा है कौन सा वाला मेरे को 2 घंटे में जाने में देखो जो नदिया पहाड़ के पास कैसे कैसे अरे बोल ना ए इज्जत हाँ व्हाट्सएप खोल लो काम नहीं आता है रुक जाना एक मिनट अभी हाथ में बस अभी व्हाट्सएप हमको मेरे 16 7 से हाँ लेके वो गया हुआ था जनवरी 1 तक जनवरी तक हाँ हम 2 बार रखे थे नहीं है बोलना ठीक है 16 जनवरी से पहले 16 से 7 जुलाई कंटिन्यू स्टार्ट होगा अरे रुकना फर्स्ट अप्रैल ठीक है जुलाई में पर जुलाई का 16 तारीख को गया और उसके बाद जनवरी तुम्हारा फिजिक्स अबे जुलाई से छोड़ो ना जुलाई अगस्त सितंबर वो फ्रेंड्स बोल के जुड़ो आ रही है हाँ तो अब तो नहीं अगर तुम पीछे से गिरेगा तो अकाउंटिंग में कब चालू होगा 1 अप्रैल चल हम बोलना आता है नीचे ठीक है रात को 96 और 106 अब यहाँ से 4 तारीख तक या 4 को आई थी ऐसे 4 को आई थी तो 4 को छोड़ दो 4 को नहीं भी लो तो इसका बाकी का और दिन यहाँ हाँ 4 में रिटर्न आ गया तो 4 को रिटर्न आ गया 4
ठीक है 4 से सुनना 31 एक चीज बात माना इधर से मान इधर से मैं थोड़ा अच्छा ठीक सा है 4 से अरे 31 वो प्लेसमेंट हो गया उसमें हाँ तो रेसिडेंट से सब हो नहीं गया ले रहे कि आलू वाले तो इसमें से मारवाड़ी निकालना है 1985 से वो इंडिया में रह रही थी 37 इयर्स रह रही थी तो ऑब्वियसली हुई ना आरवार वही स्टेटस मैंने तो उसको हंसिया मिलाई नहीं कोई आरओआर है हो तो गया ऐसे कैसे इसमें सिर्फ रेसिडेंशियल हमको आज अभी मारेगा हाँ भाई भर के पूरा बोल थोड़ी किया कौन कर थोड़ी किया हाँ खुल जाएगा नहीं कराए तो ऐसे कुछ जरा नहीं छोड़ देंगे तुम्हारा अगर टैक्स क्लास करके हम अपना तुम्हारा हाँ इसमें मैं इसमें भी ऐसे है तभी ना इसमें डिजाइन देख लेना लास्ट में निकाल सब फिर क्वेश्चन लिखा सभी भेज दिया अबे यार पहले मांगे साफ तो साफ नहीं पीला पीला रख दिया ऐसे सब भेज दिया अरे पूरा जन्म से होता है डॉक्टर ने भगवान बोला पहला वाला हो गया तो यार क्या बोल रही है determine the residential status फालतू बात नहीं करो सही करना आकाश देख कितना मार खा रहा है हमको नहीं सहता अबे मेरी बहन है मार खा सकता है वो भाई जो खुले हम लेके इतना भी जल्दी तो डरा रही मेरा मैसेज तो देख ले सब लिख के भेजा है मैं तो पूछा तो मुंह से पूछता गलत बात मत करो समझने का बात अबे सर उसको लेके ही रे संस्कार ली ये गंदा आदमी गंदा भेजो तो नहीं रजिस्ट्रेशन को कर आने मैं आज जाऊंगा कॉपी कर दूंगा ये भी कोई से बोलिए पूछे है भाई अभी नहीं का है स्टेट इन दिल्ली 21st ये March बस जुलाई हो जाएगा इससे और द असेसमेंट ये मतलब चला नहीं असेसमेंट थोड़ी ना देश से जो चल रहा है इंडिया वो करंट ईयर को पूछना देख हाँ चल रहा है जिसका प्रॉफिट निकालती है जिस ईयर का जब तेरा इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है उसको बोलते हैं ये असेसमेंट ईयर हां पता है उससे पहले का रहता है उसको बोलते हैं करंट ईयर समझा वैसे बोलेंगे इसको डिकोड करना सिखाओ किसको अरे अरे तेरा एक फोटो रखा है शुरू डाल तुमसे सबका फोटो ही खींचो हमने भाई पे ही खींची थी हमने अपने लेके मुझे भेज दिया ना बस चेक कर पांच पांच तो ढूंढा था कुछ नहीं तो में क्या होगा जिंदगी देखी हमको टू समझ में मत दिखा घर से दूर वन दोस्त लोग यार तीनों भैया की भैया बताइए आप ये बता दे वही तो मत दिखाइए घमंड दिखाइए कॉलेज में ये छोरी के अरे मत कर लग जाएगा है क्या चाहती है बैग आ जाए भी जाए सुन आकाश कुत्ता का डब्बा न्यू अबे रुक कर चले रुक ना मेरा भाई अरे बाहर हाथ में भी ले लेगा जा मार उठाया ऐसे तुम्हारा तो क्यों कर रहे मजाक में बोल खुला हुआ है हिम्मत नहीं बता बहुत एक दिन पहले पूरा लाइफ सर्वे कर लो नहीं करी मैं करते फट गया मेरा क्या वो इसके साथ ओए ओए पर्सनल मैटर भी को बता वैष्णो देवी से जयपुर को पास है जयपुर से दिल्ली में कुछ आता है लेना ओए लेना तो वो देखो ले हम चेक कर अच्छा सर आ गए अबे दिखा दे देना अरे नहीं हम पिछले साल से बोल रहे हैं पिछले साल से ला दे चलो हो गया भैया पहला आरवार दूसरा तीसरा रेसिडेंट नहीं है अबे हां थर्ड वाला इज नॉट रेसिडेंट बोले सेकंड
क्या और बोलो? मार दिया और इससे नहीं किया। अब निकल जाओ। जय तुम्हारा मन क्या बोल रहा है? मेरा मन नहीं बोल रहा है लेकिन अब वेडनेसडे से आगे टैक्सी लगा देखो सर मैंने वैसे देख तो कर सब लिया पूछ ना। रहा था मेरा कोई बात नहीं है लिफ्ट चाहिए यार इसको वहां तक इसीलिए हम कर लिए 300 मैं पहले मिस- सोचे कि Mr. Anil, citizen of Spain, has been staying in India by since 1985. Since 1980, ठीक है. He leaves India on 16th July 2022 on a visit to USA and returns on 4th January 2023. हाँ, तो इंडिया जब छोड़ा तो अप्रैल में तो इंडिया में ही था ना. कितना दिन? मई में भी तो इंडिया में ही था. कितना दिन? जून में भी तो इंडिया में ही था. कितना दिन? 30. सॉरी, अप्रैल में 30 हो गया यार, गलती से 30 लिख दिया, गलती हो गया यार. जुलाई में पूरा मत लेना बेटा, 16 दिन ले लेगा. हाँ, 16 लेगा जी. हाँ, जिस दिन जा रहे हैं, जिस दिन आ रहे हो, उस दिन ले लेगा. 15 ही थे। ठीक है, चलो. अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 16. वो सब छोड़ो। उसके बाद जनवरी का 28 दिन, क्योंकि 3 दिन हटा दो ना. 4 जनवरी को आ गया वो, 3 दिन हटा दो. फरवरी का कितना दिन? और मार्च का कितना दिन? इन सबको जोड़ मारो, इन सबको जोड़ मारो. कितना जोड़ मारो? इन सबको जोड़ मारो. 30, 60, 91, 107, 135, 135 और 135 और 28 और 31. 194 आ रहा है ना. 194 आ रहा है. मेरा तो 194 आया. रेसिडेंट है? ROR है या RNOR है? क्यों बताओ? ऑफिस से 37 ईयर से रह रहा है। उसके पहले से वो इंडिया में ही था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रेसिडेंट है। कोई दिक्कत हुआ? ये लाइन इंपॉर्टेंट था उसके लिए ना. ही इज स्टेइंग इन इंडिया. पहली बार इंडिया छोड़ के बहुत साल के बाद कहीं गया यूएसए में ना. ये वाला बताओ. अब कुछ नहीं है, रेसिडेंट नहीं है। ये रेसिडेंट नहीं है. रेसिडेंट है। रेसिडेंट तो होगा. RNOR। रेसिडेंट तो है. अरे भाई साहब, वो इंडिया फर्स्ट टाइम आया जुलाई में आया ना, और मार्च तक रहा. जुलाई से मार्च तक रहा. तो जुलाई से मार्च बहुत ज्यादा दिन होता है. 182 से ज्यादा होता है ना. 365 में, एक मिनट आकाश. हाँ, 365 में अप्रैल हटा दो, मई हटा दो और जून हटा दो. 274 होगा. 274 डेज इंडिया में रहा वो. रेसिडेंट है ना, मगर क्या है? आर. क्योंकि वो इंडिया ही फर्स्ट टाइम आया है, तो पिछला 10 साल में ना रेसिडेंट था ना 730 दिन रहा था 7 साल में, तो वो खाली रेसिडेंट है. बट RNOR. ठीक है. हाँ आकाश बोलो. बोल रहे थे जो कैलकुलेट करता हूँ वो भैया आ रहा है। मतलब एक अपने सर बोल दिए फिर भी जानो के। नहीं बट तेरे से कंफर्म नहीं है। ये वाला, ये वाला. अरे सर ये नॉन रेसिडेंट है। सुन रहे थे। नेहा, बोल आगे बोल। ये कुछ ये रेसिडेंट है ही। अब अगर इसमें नहीं होता तो छोड़ो। नॉन रेसिडेंट क्या है ये? सर क्यों बताओ? ही लेफ्ट इंडिया फॉर कनाडा ऑन 15th August, राइट. उसके बाद ही केम टू इंडिया ऑन जुलाई 12 एंड स्टेड इन दिल्ली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month और वापस से चला गया ना. तो भैया वो तो 180 वाला या 182 वाला कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर पाया, राइट. तो इसका मतलब वो क्या है बेटा? नॉन रेसिडेंट. तो सामने सामने नजर आ रहा है ना. इंडिया छोड़ दिया 15 अगस्त को, यस और नो. उसके जुलाई एंड वापस आया, कुछ दिन रहा, फिर वापस कनाडा चला गया. तो इसीलिए वो क्या है? नॉन रेसिडेंट. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर. अब आ जाओ, एक लास्ट चीज सिखा रहा हूँ, सुन लो. हाँ अभी आ जाओ.
आ जाओ, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अपने पास तीन बातें हो सकती है, या तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यस और नो, यस या तो रेसिडेंट बट, नॉन इसको भी आर ओ आर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आर ओ आर हो सकता है, या आर एन ओ आर हो सकता है, या फिर एन आर हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सुनो ध्यान से, अगर कोई, इसका लॉजिक मैं तुम लोग को नेक्स्ट डे दूंगा, पहले मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड समझा देता हूँ। यही समझा देते हैं। नहीं, पहले समझ के रख लो खाली, सुनो। अगर कोई इनकम जिसका सोर्स इंडिया में है, क्या बोला मैंने, सोर्स इंडिया में, मतलब वो इंडिया में अर्न हो रहा है ना, सोर्स इन इंडिया मतलब अर्न इन इंडिया हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अपना शुभम है, उसका बिजनेस पुणे में है, इंडिया में है कि नहीं है, तो उसका सोर्स जो है वो इंडिया है ना। तो अगर अगर अपना शुभम आर ओ आर है तो भी उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, अगर आर एन ओ आर है तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर वो एन आर है तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब तीनों कैटेगरी में तुम फॉल करते हो। तुम्हारा सोर्स अगर इंडिया है या अर्निंग्स अगर इंडिया में है, तुम कुछ भी हो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। वापस से समझो, अगर सर रिसीव हो रहा है इंडिया में, क्या बोला मैंने, सोर्स कहीं पर भी हो, अगर तुम्हारा इनकम जो है वो पुणे में तुम्हारा बिजनेस है, क्या बोला मैंने, बट तुम्हारा जो पेमेंट आ रहा है, जो पेमेंट आ रहा है वो मान लो चाइना में आ रहा है, सोर्स कहाँ पे हुआ, पुणे में, पुणे में बिक रहा है, पुणे में, सोर्स पुणे में है, पैसा चाइना में आ रहा है, तो ये वो वाला केस हो गया, सोर्स इन इंडिया बट रिसीव सपोज कहीं बाहर है, वो सेकंड केस है। सेकंड केस में खाली रिसीव इंडिया में है, अब हो सकता है सोर्स कहीं बाहर भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। वापस समझ लो क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो प्लीज। पहला केस मैंने क्या बोला, सोर्स इन इंडिया, अच्छा ऐसे समझेगा तुम लोग, इधर देखो, सुनो, चलो तुम लोग कंफ्यूज मत हो प्लीज, इधर देखो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं पिछले साल का उठा के देख लेना, यही क्वेश्चन आ रहा है खाली, सुनो। मैं बोल रहा हूँ सोर्स इन इंडिया है, क्या है, और साथ साथ अगर ऐसा मान लो रिसीव इन इंडिया भी है, पहला पॉइंट ही चल रहा है, चलो ठीक है, ये बात समझा। इसका मतलब शुभम का पुणे में बिजनेस है, उसको पैसा भी पुणे में मिलता है, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, शुभम कुछ भी हो, चाहे आर ओ आर हो, चाहे आर एन ओ आर हो, चाहे एन आर, उसको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला, सुनो, सोर्स इन इंडिया वापस बोल रहा हूं मैं, लेकिन क्या चेंज कर दूंगा, बट रिसीव कहाँ पे होगा बेटा, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ये बात समझा। सोर्स इंडिया में ही है बट इस बार रिसीव कहाँ हो रहा है, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, रिसीव छोड़ दो, अगर कोई भी चीज सोर्स अगर इंडिया में है ना बेटा, रिसीव इंडिया में हो रहा है, इंडिया के बाहर में हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, टैक्स देना पड़ेगा। मेरा बोलने का ये मतलब है, सोर्स इंडिया में है तो रिसीव कहाँ हो रहा है मत देखो, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब थर्ड पॉइंट समझो, सोर्स आउटसाइड इंडिया, रिसीव इन इंडिया, मेरा बात समझ गया। पहला केस वो आर ओ आर हो सकता है, आर एन ओ आर हो सकता है, या एन आर हो सकता है ना बेटा, फर्क नहीं पड़ता है कि सोर्स कहाँ है, रिसीव इंडिया में हो गया तो भी टैक्स देना पड़ेगा। मेरा बोलने का मतलब क्या, हाँ, सोर्स हो रिसीव हो, कोई भी एक चीज मिल गया ना, आंख बंद कर लेना, क्या कर लेना, टैक्स देना पड़ेगा, तुम कुछ भी हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला मैंने क्या बोला, सोर्स और रिसीव दोनों इंडिया में हो रहा है, उसके सोर्स इंडिया में है मगर रिसीव कहाँ हो रहा है, तो भी टैक्स देना पड़ेगा। अब चौथा, सोर्स भी बेटा, क्या बोला मैंने, सोर्स भी सपोज बाहर है, एंड रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो। सोर्स भी बाहर, रिसीव भी बाहर, अगर तुम आर ओ आर हो तो दोगे, बट अगर तुम आर एन ओ आर हो तो भी नहीं दोगे, सॉरी आर, हाँ ठीक ही तो लिखा था, अगर आर एन ओ आर हो तो भी नहीं दोगे, अगर एन आर हो तो भी नहीं दोगे। इसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल, क्या बोलते हैं, दोनों अगर बाहर है, आर ओ आर तो मर गया, उसको देना ही पड़ेगा, बट बाकी दोनों को नहीं देना पड़ेगा। अब एक और चीज सुन लो, सोर्स आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, कुछ फर्क है, बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। सुन लो ध्यान से, इसका तो टैक्सेबल, ये तो मरेगा ही मरेगा, ये भी मर जाएगा, इसका नहीं मरेगा, ये बच जाएगा।
मैंने बोला लॉजिक सब बाद में दूंगा, पहले अभी तुम लोग का समझाने का नहीं रटाने का काम करो, एग्जाम ओरिएंटेड, सबका लॉजिक में देने में आधा घंटा लगेगा ना। एक बार सुन लो प्लीज, क्योंकि इसका 2 सम्स कराऊंगा मैं, सुनो। चुप रहो, शांति से बोलेगा तो दिमाग खराब, चुप रहो। चलो, सोर्स इंडिया में है, रिसीव बाहर है, कौन टैक्स देगा? रिसीव इंडिया से बाहर है, सोर्स इंडिया में है, दोनों बाहर है। सोर्स रिसीव दोनों बाहर है, सोर्स और रिसीव दोनों बाहर है, कंट्रोल मगर इंडिया से हो रहा है। आर ओ आर देगा, आर एन ओ आर देगा, एन आर देगा, नहीं देगा। श्योर हो गया? अच्छा सर, देखिए तुम लोग क्या सीखा है, तब बताओ तो जरा, बताओ तो। चलो आओ, ये अच्छा लगेगा भैया, अच्छा फंसाया। देखो, श्री पीसी रेड्डी एन इंडियन सिटीजन हैज डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। अपने को बताना है, अगर वो ओ आर होता तो क्या टैक्स देता, एन ओ आर होता तो क्या देता, और एन आर है तो क्या टैक्स देता, ठीक है। चलो ये देखो, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूके, यहाँ पे छूट गया है, एंड इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूके रिसीव्ड इन इंडिया। चलो इसका आंसर क्या होगा, पहले कॉलम बना लो भैया, ओ आर, आर एन ओ आर, और लिख तो दिया, और एन आर। चलो पहला वाला में बताओ, देगा? ये वाला, ये वाला प्रॉपर्टी का फर्क नहीं पड़ा ना, रिसीव इंडिया में वो देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी भाड़ में जाए, रिसीव तो दिख गया ना, इंडिया देना पड़ेगा। सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, पक्का? कोई दिक्कत है? श्योर? चलो, प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस सिचुएटेड इन यूके बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, टीटी एनटी, कंट्रोल इंडिया में है। ये देखो आदि, कंट्रोल इंडिया में बोला ना, कंट्रोल अगर इंडिया में होगा तो देना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा है, कंट्रोल इंडिया में है तो देना पड़ेगा। तो टी टी एन टी, यस और नो? तो कंट्रोल अगर इंडिया में तो पक्का ही टी टी एन टी होगा। क्लियर? तो थर्ड वाले का टी हो गया, टी हो गया, और चलो फोर्थ वाला, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया। कभी ऐसा होता है, सुन लो, तुम कोई भी पैसा रेमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, या इधर फॉरेन का पैसा इंडिया में ला रहा है, उसको शेड्यूल में नहीं बताते, उसको अलग से बता देते हैं। आर ओ आर और आर एन ओ आर तो देगा मगर एन आर नहीं देगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, अगर आप पुराना पैसा लेके आते हो कुछ और इंडिया में लेकर आते हो तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या होता है, आर ओ आर देगा और आर एन ओ आर देगा मगर एन आर नहीं देगा। क्लियर हो गया? चलो ये बोलो, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके। रिसीव तो बाहर है, सोर्स तो भारत की कंपनी है, सोर्स तो इंडिया ही है, तो इसका मतलब तीनों के लिए टी टी टी, कोई दिक्कत? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन हैदराबाद, अरे पर क्या क्या इंडिया में है, हैदराबाद, बाहर सही बात है, ठीक है, नहीं भैया बाहर है। समझा? क्लियर? चलो अब ये तुम लोग करके बताओ मेरे को, फिर छुट्टी, कॉपी में करके बताओ। आप भैया आप ये गलत जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। चलो फटाफट करो। इसमें तो आप नंबर्स ला दिए। हाँ तो अमाउंट लिख देगा, जैसे मैंने टी टी लिखा था, टी की जगह अमाउंट लिखना है बस तुम लोग को। पूरा ये गलत बात है, टी की जगह अमाउंट लिखना है बस तुम भैया नहीं लोग समझ में आ रही, आप करके दिखाइए। को। एक टू दिखा देता हूँ, फॉर्मेट बनाओ पहले। भैया बट ये तो इनकम है ना, तो इसमें टैक्स निकालना होगा ना हम लोग को। खाली इनकम कितना टैक्सेबल है, टैक्स नहीं निकालना। अगर टैक्सेबल है तो बस आर ओ आर में लिख दोगे 3,90,000। प्राचीन फोटो खींच दो तो ये हो गया। रुको ना, मैं यहाँ से खींच के ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। अरे सुन ले तो, समझे ना? टिटनी भेज देंगे उसके लिए। अरे एक उंगली का नाम दे भेज दिया। देखेंगे ना टेक्निकल। फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर,
और पर्टिकुलर्स में जो पूरा लिखा हुआ है ना वही सेम लिख देना है, आया यार वही पूरा छाप देना है। अभी के लिए पर्टिकुलर्स में छापो मत, घर में छापना। अभी मेन वो वाला काम करके दिखाओ। ये तुम यही सब कर लो। अबे सन्स का बात कर रहा जल्दी करो यार, छुट्टी नहीं लेना क्या तुम लोग को? अब दे ही नहीं रहा। आपको जल्दी हो गया अब देने का। क्या करे, अब देना तो पड़ेगा, टाइम हो गया ना। दिन आया हो गया। अबे तो छुट्टी का बात एकदम खराब कर Shut up. फोन करके ध्यान लग रहा है। कितना चल रहा था जिंदगी टी एग्जाम में वही सर करो। उसका फॉर्मेट वही है, लाइक पर्टिकुलर और फिर फिर हम्म। पहला पूरा लिखना पड़ेगा। सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया पूरा एकदम पूरा लिखना पड़ेगा। तो आप इनकम टैक्स निकाल के बताना हो कि अमाउंट ही लिखना होगा? खाली अमाउंट। हो गया तब ठीक है। हो गया हो गया, हो गया। वेरी गुड। अरे तो बाहर की इनकम बाहर ही है, वो क्या लेना देना है? ठीक है टीटी एनटी नहीं, एनटी एनटी नहीं, टी एनटी एनटी फिगर लिखना पड़ेगा ना 390 हाँ बाहर की इनकम बाहर ही है। 390,000 टीटी डी प्रॉफिट और नहीं कंट्रोल कहाँ कंट्रोल प्रॉफिट? लास्ट वाला अच्छा लास्ट वाला टीटी टी 360 पेट्रोल इंडिया से उधर सब टीटी। अमाउंट लिखे इसमें। सिर्फ अमाउंट लिखो, मैं दिखाऊं क्या फॉर्मेट? नहीं बे नहीं हो गया। हो गया। हो गया। प्रॉपर्टी इनकम चलो पहला वाला डिस्कस करते हैं। हाँ पहला वाला तीनों में 390 390 390 लिख दो। क्यों लिखेगा? क्योंकि इनकम भी रिसीव तो इंडिया में हो रहा है ना, सर्विसेज का सोर्स का अब वो फर्क नहीं पड़ेगा जब रिसीव इंडिया में हो गया है तो। 390 390 390 लिखा? हाँ हो गया। खुशी सही था। हाँ हाँ दूसरा वाला भी तो प्रोफेशन इन इंडिया ही है ना, इन इंडिया दिख गया तो 360 360 360। यस और नो? तीनों में 360 360 360। प्रॉपर्टी इनकम इन युगांडा आउट ऑफ विच 2,40,000 वाज रेमिटेड टू इंडिया। 240 पे ही टोटल 5 लाख का प्रॉपर्टी इनकम है, उसमें से 240 इंडिया में रेमिट हो गया। क्या करेगा बोलो? 240 हाँ हाँ हाँ। 40 एक गलत हो रहा है तुम लोग से। पहला बात प्रॉपर्टी, पैसा तो आएगा नहीं इंडिया में। पहला बात है बेटा, सुनो 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 सुनो, जो आर ओ आर होता है तो ऐसे ही मरता है। ये सुन, मैं तो बोला तो ऐसे ही मरेगा। आर ओ आर को तो 5 लाख पे देना ही पड़ेगा। 240 से क्या, अगर एक चीज बताओ, क्या नाम है आदित्य, ये लाइन नहीं होता रेमिटेंस से क्या मतलब है? वो तो 5 लाख पे देगा ना, अर्न भले 5 लाख कर रहा है, आर ओ आर तो पूरा 5 लाख से ही जाएगा, लेकिन आर एन ओ आर जितना रेमिट हो उतना पे जाएगा 240। और मैं बता रहा हूँ, वापस समझो, एंटी तो नेगेटिव एंटी तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें तो रेमिटेंस हुआ है, मैंने भी जब बताया था। इधर देखो कशिश और तुम लोग सुनो, मैंने जो एग्जांपल लिया था ये वाला, देखो क्या बोला है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम बॉट टू इंडिया। इसको मैंने क्या बोला था, आर ओ आर देगा और आर एन ओ आर देगा। जो एन आर है वो तो देगा भी नहीं, तो फॉरेन इनकम है तो अब ये वाले भी तो फॉरेन इनकम है ना, प्रॉपर्टी इनकम इन युगांडा। उसको रेमिट हुआ इंडिया में 2,40,000। आर ओ आर तो देगा ही देगा। और आर ओ आर कितना पे देगा? जितना रेमिट हो उससे नहीं, वो तो पूरा भी देगा। आर ओ आर, आर ओ आर पूरा 5 लाख पे देगा। और आर एन ओ आर बेचारा उतना पे देगा जितना रेमिट हुआ है, और एन आर नहीं देगा। आर ओ आर हमेशा पूरा सी जाएगा, ध्यान रखो, ठीक है? इंडिया में रहना है इसके लिए पागल। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन बैंगलोर, तीनों में 150 150 150। हाँ भैया ये तुम लोग गलत करेगा। एग्रीकल्चर इनकम केनिया, पहला में की हो बाद में पता पहला वाले में तो देना ही पड़ेगा अंजलि, फर्क नहीं पड़ता है सोर्स कहाँ है और वो कहाँ है। इंडिया है अगर दोनों बाहर है ना अंजलि, सोर्स भी बाहर रिसीव भी बाहर, आर ओ आर तो देगा, आर ओ आर तो देगा, और आर एन ओ आर और एन आर नहीं देगा। ये दोनों तो बाहर है ना, एग्रीकल्चर इनकम केनिया का है, आर ओ आर तो देगा, आर एन ओ आर और एन आर नहीं देगा। ये वाला केस है, कौन सा? देखो ये वाला, इनकम का सोर्स और रिसीव दोनों बाहर है। ये देखो, ये देखो,
टैक्सेबल हुआ, इसके तो टैक्सेबल हुआ ना, इन दोनों में तो नहीं है। और एक है क्या है, कंट्रोल वाला। कंट्रोल वाला, ये भी गलत होगा। 2 20 और डैश, यस और नो। हाँ 2 20 अब एक खाली पूछ ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर जी। हाँ, अगर मन से पूछ लूं, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया 60,000, बोलो। गलत, सुन लो ध्यान से, सुन लो, सुन लो, सुनो। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है, क्या होता है, एग्जम्प्ट मतलब बेटा उस पर टैक्स। तो एग्रीकल्चर इनकम भले इंडिया में है, लेकिन उस पे टैक्स देना नहीं पड़ता। ये हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम केनिया का था, सुन लो ना, एग्रीकल्चर इनकम केनिया का था इसलिए टैक्स लगा। बट अगर इंडिया का एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर टैक्स कोई नहीं देगा, ROR भी नहीं देगा, RNOR भी नहीं देगा, है ना, क्योंकि उसको एग्जेम्प्ट होता है। इसका चैप्टर लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स देने का जरूरत, इसका मतलब मान लो बेटा तेरा कोई खेत है, खेत में तुम यार कोई क्रॉप ग्रो कर लिया, और क्रॉप ग्रो करके तुम उसको बेच रहे, एग्रीकल्चर इनकम हुआ, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इफ यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इट इज एग्जेम्प्टेड, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। तो इसलिए उस पर टैक्स देने का जरूरत, बट बाकी सब पे तो देना ही देना है, बट इंडिया का एग्रीकल्चर में देने का जरूरत। समझा मेरा बात, क्लियर? चलो डन, बाय बाय।